हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 11.1 सम नंबर 2। A mixture of paints is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पेंट का मिक्सचर तैयार किया जा रहा है जिसके लिए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स चाहिए और उसके लिए 8 पार्ट्स ऑफ बेस होगा। ठीक है। इन फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। ओके, कह रहा है कि आपको ये पार्ट्स ऑफ बेस जो है वो फाइंड करने हैं। किसके लिए? जिसमें ये आपको रेड पिगमेंट दिया है। आपने फाइंड करना है कि अगर 8 पार्ट्स के लिए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है, 1 चाहिए, तो 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए बेस कितना चाहिए। ठीक है। देखो, मान लो कि जब भी हम कोई पेंट, मान लो कि ये, मान लो मेरे पास जैसे एक बकेट है। ठीक है, जैसे भी बन रही है, मान लो कि एक बकेट है। ठीक है। जब भी बकेट है जो, इसके अंदर क्या होता है? पानी। पानी क्यों होगा? क्यों? क्योंकि हम पेंट मिक्सचर कर रहे हैं। देखो ना, क्या लिखा है? एक पेंट का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जिसके लिए मुझे एक कलर चाहिए और कुछ बेस चाहिए। तो बेस होगा तो भी कलर मिक्स होगा ना। तो बेस जो होता है पेंट मिक्स करने के लिए, वो क्या होता है? वाटर। वो वाटर होता है। तो वाटर इज कॉल्ड हियर बेस। वाटर ही हमारा बेस है। तो जो वाटर हमारा वही बेस है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक रेड पिगमेंट डाल रहे हैं। रेड पिगमेंट की ना छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स आती हैं बाजार में, जो पेंट की शॉप होगी वहां पे होगी। छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं, कलर की होती हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो मान लो ऐसा एक, क्या है मेरे पास? रेड पिगमेंट का एक छोटा सा ट्यूब है। मैं वो इसके अंदर डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पेंट का मिक्सचर तैयार करना है तो कलर तो डालना पड़ेगा। तो 8 पार्ट्स ऑफ बेस के लिए, 8 पार्ट्स ऑफ बेस के लिए मुझे ये जो, सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि कलर मिक्स करने वाली जो ट्यूब है वो कितनी चाहिए? रेड चाहिए, लेकिन कितने पार्ट्स चाहिए उसके? 1 चाहिए। तो अगर 8 पार्ट्स ऑफ बेस के लिए 1 रेड पिगमेंट चाह रही मिल हो रही है मिक्स, तो 4 रेड पिगमेंट्स के लिए जो बेस है, दैट मीन्स जो वाटर है, उसका अमाउंट ज्यादा ही होगा ना, कम तो होगा नहीं। ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज, देन अमाउंट ऑफ बेस ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशियो। ठीक है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे अमाउंट ऑफ बेस मीन्स वाटर है जो, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो जब कोई चीज सेम रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है, जब दो क्वांटिटीज जो है वो दोनों इंक्रीज हो रही हैं, बट इंक्रीज ऐसे हो रही है कि उनकी रेशियो सेम हो रही है, दैट मीन्स वो क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन में। तो दैट मीन्स जो ये गिवन टेबल है ये किस में है? डायरेक्ट प्रपोर्शन में। क्योंकि अगर आपको ज्यादा कलर मिक्स करना है, ठीक है, ज्यादा रेड रेड पिगमेंट कलर जो है वो मिक्स करना है, तो आपका जो बेस, दैट मीन्स जो वाटर है, उसका अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स रेड पिगमेंट जैसे बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ बेस भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो टेबल है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। ठीक है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के में तो है, लेकिन डायरेक्ट प्रपोर्शन में कब होता है? जब उनकी रेशो सेम होती है। तो यहाँ पे जो क्या है, हम डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये टेबल जो है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है। नाउ हमें इतना पता चल गया कि जब हम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ बेस भी इंक्रीज होगा। दैट्स वाई गिवन टेबल किस में है? डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ठीक है। नाउ अब हमारा सम स्टार्ट होता है। हमें पता चल गया कि ये कौन से प्रपोर्शन में है। लेट द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट बी यूज्ड बी एक्स। ठीक है। मैंने क्या किया कि जो रेड पिगमेंट वाला ये मेरा कॉलम है, मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और इसे किसे? वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक्स है। ठीक है। दैट मीन्स फिर मेरा ये क्या होगा? x1, y1, x2, y2, y3,
y4 y5 ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x3, ये क्या हो जाएगा x4 एंड ये क्या हो जाएगा x5। ठीक है, ऐसे टेबल चलेगा। तो अब हम इसे सम सॉल्व करते हैं। सिंपल क्या करना है, रेशो निकालनी है, अब कुछ नहीं करना। अभी पहले ये रब कर लेते हैं जो नीचे डायग्राम बनाई है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम रेशियो फाइंड करना यहाँ पे फाइंड करेंगे कि कैसे करनी है। यहाँ पे देखो x1 मेरा है 1/8। ठीक है, x1 मेरा है 1/8 एंड x2 कितना है 4 एंड y2 वी डोंट नो, वो एज इट आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x1 किसे लिया, x2 क्या। वैसे आपको पता ही है कि ये x वाला है तो x1 x2 x3, y है y1 y2 y3 आएगा। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा दिस 4 × 8, दिस इम्प्लाइज y2 कितना आ गया आपका 32। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे। देखो रेशियो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, आप डायरेक्ट रेशियो निकाल रहे हो ना, तो दैट मीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकाल रहे हो। किसी भी दो रेशियो को इक्वल कर सकते हो क्योंकि ये हमारा जो गिवन टेबल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आप किसी को भी एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि अगर मैं इन दोनों को भी इक्वल करूंगी, अभी मान लो अभी तो मेरे पास y2 आ गया है, मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे y3 एंड यहाँ पे y4 है, इन दोनों को कंपेयर करूँ, दैट मीन दोनों की रेशो को इक्वल रख मान के चलूँ, तो मैं वैल्यूज नहीं निकाल सकती क्योंकि वहां पे मुझे दोनों वेरिएबल्स नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे सॉल्व करूंगी कि मुझे एक वेरिएबल ना पता हो, बाकी तीन वैल्यूज मुझे पता हो। अब क्या करना है, सेकेंड की वैल्यू निकालो। ठीक है, x1 y1 इक्वल किसके, x3 y3। अब x1 कितना है, वो कांस्टेंट है रेशियो हमारी क्योंकि डायरेक्ट है, कांस्टेंट है, वो 1/8 रहेगी। x3 कितना है मेरा 7 एंड y3 हमें नहीं पता। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y3 इक्वल 7 × 8, दिस इम्प्लाइज y कितना आ गया मेरे पास 56। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ये दो रह गए अब। ठीक है, 12/समथिंग। नाउ अगेन x1/y1 x4 y4। ठीक है, नाउ x1 और y1 कांस्टेंट है गिवन है स्टेटमेंट में। नाउ x4 कितना है हमारा, x4 ये वाला x4 है मेरे पास 12 अपॉन वी डोंट नो y4, दिस इम्प्लाइज 1/8 y4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 × 8, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू y कितना है 4, कितना है 96। ठीक है, नाउ अब मेरे पास एक वैल्यू रह गई है, वो क्या है x5। अब x5 निकालना है, तो उसके लिए मैं इसे थोड़ा नीचे करती हूँ, एडजस्ट करते हैं ये। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग x4 x4 निकल गया x1 पॉन y1 कांस्टेंट है किसके x5 y5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज हम निकालें x1 और y की वैल्यू कितनी 8 इक्वल x5 हमें नहीं पता कितना है, कितना गिवन दिया है उसने 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 20, y5 हमें नहीं पता। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 × 8
दिस इम्प्लाइज y5 कितना आ गया 160। दैट मीन्स क्या है कि अगर मेरे पास 20 रेड पिगमेंट है, ठीक है, 20 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है, उसके लिए मुझे जो बेस है दैट मीन्स जो वाटर है, ठीक है, वाटर मान के वाटर ही होगा ना बेस, तो वो कितना चाहिए 160। ठीक है, अगर मेरे पास 12 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है, उसके लिए अमाउंट ऑफ बेस कितना चाहिए 96। अगर मेरे पास 7 रेड पिगमेंट है तो पार्ट्स ऑफ बेस कितना चाहिए 56। तो आपने देखा यहाँ पे कि जैसे जैसे आपका रेड पिगमेंट इंक्रीज हो रहा है, आपकी वैल्यू जो वाई की है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हम हाईलाइट कर लेते हैं जो वैल्यू निकाली है। ये आपकी y2 की थी। नाउ ये था आपका y3, y4, y5। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो है कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, नाउ थर्ड में देखो, थर्ड में लिखा है in question 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? ml है मतलब लिक्विड कुछ बेस है, लिक्विड भी ml से पता ही चल रहा है, कोई कोई जो भी हमारा अमाउंट है वो लिक्विड है, तो वो बेस क्या होगा हमारा वाटर ही होगा। तो इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml, ठीक है, अगर 75 ml के लिए मुझे रेड पिगमेंट के वन पार्ट चाहिए, तो 1800 ml के लिए, यहाँ देखो बेस वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे ml कम था, यहाँ पे ml की वैल्यू बढ़ गई है, तो उसके लिए रेड पिगमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो दैट मीन्स अगर वन रेड पिगमेंट था तो ml 75 था, तो 18 ml के लिए तो मुझे फिर रेड पे जो पिगमेंट है वो ज़्यादा चाहिए। मतलब एक के इंक्रीज होने के कारण दूसरी क्वांटिटी पे भी असर पड़ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे रेड पिगमेंट इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही वाटर बेस जो है उसका वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन ये जो क्वांटिटी है जो टेबल आएगा वो किस में होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये टेबल जैसे आपके सामने बना है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो है, ठीक है, वो दिए हैं, वन दिया है, उसके लिए बेस कितना है 75। सेकेंड क्वांटिटी जो है, सेकेंड रेड जो है, सेकेंड रेड पिगमेंट कितना होगा यहाँ पे कि मुझे 1800 ml बेस की जरूरत पड़ी होगी। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपका रेड पिगमेंट इंक्रीज हो रहा है, ये मैंने सिंबल वैसे बनाया कि इंक्रीज का सिंबल है। अगर आपका रेड पिगमेंट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी ml जो है, अमाउंट ऑफ बेस है, जहाँ पार्ट ऑफ बेस है जो कि ml की फॉर्म में है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो यहाँ में लिखा है मैंने, एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इंक्रीज, amount of base is also increase, okay, in the same ratio, so it is in the direct proportion। ठीक है, now direct proportion में है, that mean ratio will be constant। ठीक है, constant में ratio क्या होगी, equal होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे क्या मान लिया x, और इसे x2। ठीक है, आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ये आपका x1 है, मान लो x1, ये आपका y1 है, x2 है, ये y2 है। ठीक है, नाउ वैल्यूज फिल करेंगे। x1 जो है मेरा वो कितना है 1, y1 कितना है 75, x2 कितना है वी डोंट नो, y2 कितना है 1800। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x2, ठीक है, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x2 तो आपका वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें x2 चाहिए, तो आप क्या करोगे 1800 ओवर 75, क्यों, क्योंकि 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नंबर इट सेल्फ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। 5 के टेबल पे कर सकते हो, 5 का टेबल रीड करो, 5
का टेबल 75 1 2 5 किस पे गया 15 पे, क्योंकि 15 5 से 75। नाउ 1800 है, अब इसे डिवाइड करो 1800 को 5 के साथ, 5 3 जा, ठीक है 3, तो माइनस करो 3 0, आई थिंक 360 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये फिर 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 के साथ, ठीक है 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करो 3 के टेबल पे 1 2 4, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास 1800 ml पार्ट्स ऑफ बेस है तो रेड पिगमेंट भी कितनी है 24 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो रफ काम किया है ये रफ कर देते हैं यहाँ पे। आपको वर्ड्स प्रॉब्लम है तो इसका आंसर भी जो है आपने वर्ड्स में ही देना है, तब नीचे लिखो आप आंसर में यहाँ पे 24 पार्ट्स of red pigment should be required, should be mixed with 1800 ml of base। जब भी आपको ऐसे सम्स आएंगे ना, आपको सबसे पहले ये देखना है, अगर उसने स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया ना कि कौन सा प्रपोर्शन है, तो आपको उस टेबल को समझना है कि वो कौन सा टेबल है, डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूलाज अप्लाई करो। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन एंड ये था आपका सेकेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।